बॉबी पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके उतर ही रहा था कि सामने से स्कूटी से उतरती लड़की को देखकर ठगा सा रह गया। उस लड़की ने बड़ी अदा से हेलमेट उतार कर बालों को झटका तो मानो बिजली सी कौंध गई। उसके स्कूटी खड़ा करके आगे बढ़ने तक वो बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। जब तक बॉबी को होश आता, लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। बॉबी के पास अब इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। पहली बार उसे खुद पर गुस्सा आया। बॉबी तीसरी मंजिल पर पार्टी वाले हॉल में पहुंचा तो उसी लड़की को अपनी बहन सुमन से बात करते देख हैरान रह गया। उसे देखते ही सुमन खिलखिलाकर हंस दी। तुम शायद इसी की शिकायत कर रही हो, यही पीछा कर रहा था ना तुम्हारा। ठहरो, अभी इसके कान पकड़ती हूँ। सुमन नाटकी अंदाज में बोली थी। मैं खुद कान पकड़ता हूँ दीदी, मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो आयु के जन्मदिन की पार्टी में आ रहा था। कोई मेरे आगे चल रहा हो तो मैं क्या करूँ। मैं ऐसे दिल फेंक लड़कों के लटके झटके खूब समझती हूँ। जरा पूछिए इनसे ये महाशय मेरे पीछे क्यों चल रहे थे, तेज कदमों से चलकर मेरे आगे क्यों नहीं निकल गए थे। बॉबी, तुम्हें अनु इस सवाल का जवाब तो देता ही पड़ेगा। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हारा। सुमन को न्यायाधीश बनने में आनंद आने लगा था। ऐसा कोई नियम है क्या दीदी की सड़क पर किसी लड़की के पीछे नहीं चल सकते। बॉबी ने जवाब में सवाल खड़ा कर दिया। नियम तो नहीं है, पर इसे पीछा करना कहते हैं बच्चू, और इसके लिए दंड भुगतना पड़ता है। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आपका यही निर्णय है तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। बॉबी जोर से हंसा, पर तभी आयु आधमका और बातचीत में ही रह गई। मामा, कितनी देर हो आए हो, मेरा गिफ्ट कहाँ है। आयु बॉबी की बाहों में झूल गया। बॉबी ने छोटा सा पैकेट निकालकर आयु को थमा दिया था। इतना छोटा सा गिफ्ट। आयु ने मुंह बनाया। खोल कर तो देखो, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आयु ने बड़े यत्न से कागज को लपेटा हुआ था। पैकेट एक झटके में फाड़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ओह वाह, वीडियो गेम। मामा, आप सचमुच ग्रेट हो। पापा देखो, बॉबी मामा मेरे लिए क्या लाए हैं। वीडियो गेम को देखते ही वो व्यस्त हो गया। सुमन भी दूसरे मेहमानों के आवभगत में जुट गई। बॉबी का ध्यान फिर पास ही बैठी वनिता की ओर आकर्षित हो गया। उसके लिए मानो अन्य अतिथि वहां होकर भी नहीं थे। उसका मन कर रहा था कि बस वनिता को निहारता रहे। एक दो बार कनखियों से देखते हुए उसकी दृष्टि वनिता से मिली तो लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जन्मदिन का उत्सव समाप्त होते ही उसने सुमन से पूछा, दीदी कौन है वह। पहले तो उसने कभी देखा नहीं। किसकी बात कर रहा है तू। सब कुछ समझते हुए भी सुमन मुस्कुराई। वही जो आपसे मेरी शिकायत कर रही थी। बॉबी भी मुस्कुरा दिया। तुझे क्या करना है, तू तो विवाह के नाम से दूर भागता है। कैरियर बनाना है जीवन में, आगे बढ़ने के रास्ते में तो विवाह को सबसे बड़ी बाधा है ना। सुमन ने बॉबी के ही शब्द दोहरा दिए थे। पर दीदी, वनिता को देखते ही मैंने अपना ख्याल बदल दिया है। पता नहीं क्या जादू है उसके व्यक्तित्व में। कुछ बताइए ना उसके बारे में। यही तो रोना है। जिस वनिता को देखकर तुम सम्मोहित हुए हो वो वैसी नहीं है कि उसका पहुंचना कठिन ही नहीं, असंभव है। और क्यों न हो, इस संसार ने भी तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। सुमन का दर्दीला स्वर सुनकर बॉबी चौंक उठा। ऐसा क्या कर दिया संसार ने वनिता के साथ। क्षण मात्र में ही अब तक की सुनी हुई समस्त अनहोनी घटनाएं बॉबी के मानस पटल पर कौंध गई। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं। खूब याद है। बॉबी सुमन की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। हाँ, बचपन में बीमार पड़ने पर माँ उन्हीं के पास इलाज के लिए जाती थी। वो हमारे दूर के रिश्तेदार के चाचा थे। वनिता, लेकिन क्या हुआ उसके साथ। बॉबी उतावला हो बैठा। वह उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। 5 वर्ष पहले की बात है। वनिता का विवाह एक बड़े संपन्न परिवार में तय हुआ था।
गोद भराई की रस्म के बाद जब वर पक्ष के लोग वापस लौट रहे थे तो उनकी कार को सामने से आते ट्रक ने टक्कर मार दी थी। उस दुर्घटना में भावी वर और उसके पिता दोनों की मौत हो गई। ओह, कितना अप्रत्याशित रहा होगा यह सब। अप्रत्याशित, यह कहो कि बिजली गिरी थी वनिता और उसके परिवार पर। वनिता तो पत्थर की हो गई थी। यह सब देखकर उसके माता पिता सांत्वना देने गए थे, पर वर पक्ष ने उनका मुंह देखना भी पसंद नहीं किया। बैठने के लिए पूछना तो दूर की बात, सुमन ने बताया, कितना संताप झेलना पड़ा होगा बेचारी को। बाबी बुझे स्वर में बोला, 2-3 वर्ष इलाज करवाया गया वनिता का, तब कहीं जाकर वह सामान्य हुई। अभी भी छोटी सी बात से डर जाती है। जैसे तुम उसके पीछे चल रहे थे, पर उसको लगा कि तुम उसका पीछा कर रहे थे। कोई जोर से बोल दे या रात के सन्नाटे के उभरते स्वर, सबसे वह छोटी बच्ची की तरह डर जाती है। माता पिता ने फिर से विवाह की कोशिश नहीं की, पर उसके अपशकुनी होने की बात कुछ ऐसी फैल गई थी कि कोई तैयार ही नहीं होता था। माता पिता ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, ठाठस बधाया। तब कहीं जाकर फिर से उसने पढ़ाई प्रारंभ की। मुश्किल से 6 माह हुए हैं यहाँ आए। कॉलेज के छात्रावास में ही रहती है, कहीं खास आना जाना भी नहीं है। कभी बहुत आग्रह करने पर हमारे यहाँ चली जाती है। कितने दुख की बात है। जीवन ने उसके साथ बड़ा क्रूर उपहास किया है। बाबी को उससे हमदर्दी हो आई। जीवन से अधिक क्रूर मजाक तो उसके अपनों ने किया है। मेरी बुआ यानी वनिता की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। एक और बीमार पति की तीमारदारी तो दूसरी ओर वनिता की समस्या। उनका हाल पूछने वाला कोई तो है कि है कि नहीं। सुमन का गला भर आया, आगे भीग गई। जो हुआ बहुत दुखद था, पर दीदी इसका अर्थ यह तो नहीं कि पूरा जीवन एक दुर्घटना की भेंट चढ़ा दिया जाए। बाबी को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तुम सही कह रहे हो बाबी, पर यह सब उसे बताएगा कौन। अभी तक तो सबने उसके घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। एक दिन अचानक वह मुझसे मिलने चली आई। बातों बातों में ही पता चला कि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली तो कुछ छात्राएं उसके सामने पड़ गईं। वनिता को देखते हुए आपस में ऊंचे स्वर में बातें करने लगी। आज सवेरे सवेरे वनिता मैडम का मुंह देख लिया, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। यह बताते हुए वह रो पड़ी। सुमन ने बताया, इस तरह कमजोर पड़ने से काम कैसे चलेगा। उन छात्राओं को तभी इतनी खरी खोटी सुनानी चाहिए कि फिर से ऐसी बेहुदा बात करने का साहस न कर पाएं। बाबी क्रोध भर से भर उठा। कहना बहुत सरल होता है, अपनी ही बात ले लो। कुछ ही देर पहले तुम वनिता से व्यक्तिगत पूर्णतः अभिभूत लग रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ जानने के बाद तुम्हारे मन में उसके प्रति वही भावनाएं होंगी। सुमन व्यंग्यपूर्वक स्वर में बोली, आपके इस प्रश्न का उत्तर अभी तो मेरे पास नहीं है। सब कुछ जानने समझने के लिए समय तो चाहिए न दीदी। बाबी के हर शब्द में गहराई थी, वनिता के प्रति सहानुभूति थी। सुमन बस मुस्कुरा कर रह गई थी। बाबी के जाने के बाद सुमन सोच में डूब गई। उसके मन के विचारों में तेजी से मंथन चल रहा था। कभी वो बाबी के बारे में सोचती तो कभी वनिता के बारे में। कब तक यूं ही बैठी रहोगी, ढेरों काम पड़े हैं। क्या करूं, फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। पता नहीं वनिता को कोई सहारा देने का साहस जुटा पाएगा या नहीं। निराशा स्वर में बोल रही सुमन उठ खड़ी हुई। इस चिंता में घुलना छोड़ दो सुमन। वनिता पढ़ी लिखी है, समझदार है, आत्मनिर्भर है। धीरे धीरे अपने बलबूते जीना सीख जाएगी। कुछ माह भी नहीं बीते थे, एक दिन अचानक सुभी मौसी का फोन आ गया। इधर उधर की बात करने के बाद वह बोली, क्या कहूँ सुमन, मन रोने को हो रहा है, पर सोचा पहले तुमसे बात कर लूं, शायद तुम ही कोई राह सुझा सको। क्या हुआ मौसी, सब खैरियत तो है? सुमन बोली, मेरी कुशलता की इतनी चिंता कब से होने लगी तुम्हें? काश तुमने मुझे समय से सचेत कर दिया होता। क्या कह रही हो मौसी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सुमन परेशान हो उठी। मैं उस मुई वनिता की बात कर रही हूँ। पता नहीं कब से प्रेम लीला चल रही है दोनों की।
अब बाबी जिद ठाने बैठा है। मेरा विश्वास करो मौसी, मुझे तो इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है, पर बाबी तो कह रहा था कि वह वनिता से पहली बार आयु के जन्मदिन पर ही मिला था। उस समारोह में तो बहुत से लोग आमंत्रित थे। कहाँ क्या चल रहा था मैं कैसे बता सकती हूँ। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब तो कुछ करो। सुमन, मेरा तो एक ही बेटा है, उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसा मत बोलो मौसी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या पता इसमें कोई और अच्छाई हुई हो। सुमन ने उसे ठाढ़स बढ़ाया। इसमें क्या अच्छाई होगी, मेरी तो सारी उमंगों पर पानी फिर गया। इससे तो बाबी कुंवारा ही रह जाता तो मैं संतोष कर लेती। सुमन, वादा कर कि तू बाबी को समझा देगी। ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगी मौसी, पर कोई वादा नहीं करती। तुम तो जानती ही हो आजकल कौन किसकी सुनता है। जब बाबी तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो क्या मेरी मानेगा। सुमन ने अपनी व्यवस्था जताई थी। प्रयत्न करने में क्या बुराई है। तुझे तो बहुत मान देता है, शायद मान जाए। अपनी मौसी के लिए तू इतना भी नहीं करेगी। सुभी ने जोर डालते हुए कहा था। क्यों शर्मिंदा करती हो मौसी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। सुमन ने सुभी को आश्वस्त तो कर दिया, पर अति व्यस्तता के कारण अगले 2 महीने तक वनिता और बाबी से मिलने तक का समय नहीं निकाल पाई। पर एक दिन अचानक सुभी मौसी को आया देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही। आओ मौसी, तुम्हारा फोन आने के बाद व्यस्तता के कारण बॉबी से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाई। मैं आज ही बॉबी से मिलने की कोशिश करूंगी। सुमन मौसी को अचानक आया देख वह अचकचा कर बोली, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटी, मैं तो उन दोनों के विवाह का निमंत्रण देने आई हूँ। बॉबी को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह माना ही नहीं। पता नहीं उस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया, बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। सुभी मौसी तो निमंत्रण पत्र देकर चली गई, पर सुमन के मन में बेचैनी हो रही थी कि आखिर बॉबी क्यों वनिता के बारे में सब कुछ जानने के बाद विवाह के लिए राजी हो गया, और वनिता कैसे अपनी पुरानी यादों को भूलकर विवाह के लिए तैयार हो गई। सुमन ने बॉबी और वनिता से बात की तो दोनों ने ही कहा, दीदी हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया है, साथ ही हम यह भी समझ गए हैं कि शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। अतः एक दूसरे को समझने के बाद ही हमने शादी का फैसला लिया है। सुमन ने अपने में गई ताजगी का अनुभव किया। बॉबी और वनिता का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। सुभी मौसी किसी अशुभ की आशंका से सोते हुए भी चौंक जाती थी। बॉबी और वनिता के विवाह को अब 5 वर्ष का समय बीत चुका है। 2 नन्हे मुन्नों के साथ दोनों अपनी गृहस्थी में कुछ ऐसे रमे हैं कि दीन दुनिया का होश ही नहीं है उन्हें।